गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल अपन ने यूनिट 4 स्टार्ट की थी, उसका थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट कर दिया था। पहले क्या, संवर्त अंतराल का विभाजन। यूनिट 4 थी आपकी, चैप्टर नंबर 6, नाम था उसका रीमान समाकलन। उसके अंतर्गत अपन ने पहली परिभाषा पढ़ी, संवर्त अंतराल का विभाजन। क्या था उसके अंतर्गत? कोई संवर्त अंतराल था i इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और संवर्त अंतराल है तो वो आएगा बड़े कोष्टक में, को पता है था, ठीक है। इसके अलावा उसका विभाजन लिखा p, तो p में क्या आया, a बराबर x0 फिर x1 x2 डॉट 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 लास्ट में x है, बीच में xr -1 और xr, जो x0 उसका मान a और xn का मान b, लास्ट में b स्टार्टिंग में a, ठीक है। कंडीशन x0 लेस देन x1 लेस देन x2 इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके n उपअंतराल, तो आपको मैंने बताया था समझने वाली बात क्या है कि अवयव तो कितने हैं वजन में n+1 और उसके उपअंतराल या उसके भाग कितने होंगे n, वो आपको मैंने करके बताए थे। x0 x1 x1 x2 x2 x3 इसी प्रकार लास्ट xn -1 xn। फिर लास्ट में अपन ने लिखा कि उपअंतराल की लंबाई डेल r, उसका मान क्या होगा xr -1 r की जगह आप मान अप्लाई कर सकते हो 1 2 3 4, पहला उपअंतराल की लंबाई आ जाएगी, दूसरी क्या जाएगी, तीसरी क्या जाएगी, ठीक है। इतना हो चुका है, उसको रिपीट कर दिया मैंने। ये आपके अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कोई विभाजन है कि संवर्त अंतराल का, उसमें n अवयव है, उसमें कितने अवयव है n+1 अवयव है, तो उसके n उपअंतराल होंगे, उसके n भाग होंगे, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ओके। देखिए नेक्स्ट, अगली परिभाषा है विभाजन का मानक, यानी कोई संवर्त अंतराल है, आप उसका ज्ञात करते हो विभाजन, तो उस विभाजन p का मानक क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, पहले सुन लीजिए इसको, बाद लिखवा देंगे इसको, ओके। तो क्या होगा, कोई विभाजन p है, इसका संवर्त अंतराल a p का, उसका मानक होगा क्या, तो उसका मानक क्या होगा, उसके जो उपअंतराल है, उसके उपअंतराल है वो 2 है तो 2, 3 3 4 है तो 4, उन जो उपअंतराल है उनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप क्या, ठीक है, उसकी लंबाई ज्ञात कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दिया है। फिर ये देखना है कि उन उपअंतरालों में से कौन सी लंबाई है वो सबसे अधिक है, डेल 1 है, डेल 2 है, डेल 3 है, डेल 4 है। जो उसकी अधिकतम लंबाई होगी, जो महत्तम लंबाई होगी, उसको क्या बोलोगे, विभाजन का मानक, उसको क्या बोलोगे, विभाजन का मानक। समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, संवर्त अंतराल लेना है ए बी, उसका विभाजन लिखना है पी, उसके उपअंतराल करने हैं, उपअंतरालों की लंबाई ज्ञात करनी है, देखनी है कि कौन सी लंबाई सबसे अधिक है। जो लंबाई सबसे अधिक है, चाहे वो डेल 2 हो, डेल 3 हो, डेल 4 हो, उसको क्या बोलोगे, उस विभाजन का मानक। समझ में आ गई मेरी बात, लिख देते हैं इसको। आई इज इक्वल टू ए बी क्या है, कोई संवर्त अंतराल जिसका विभाजन क्या है, पी है, तब
ये इसकी परिभाषा है, जो आपको मैंने बोला वही है। यदि I इज इक्वल टू यदि कोई समवर्त अंतराल है जिसका विभाजन क्या है, P है, तब विभाजन P के उप अंतरालों की महत्तम या अधिकतम लंबाई को क्या बोलेंगे, उस विभाजन P का मानक। ये इसका प्रतीक चिन्ह है, इसको क्या बोलोगे, नॉर्म ऑफ P। तो मानक है उसको बोलते हैं नॉर्म, और जो विभाजन है उसको पार्टीशन। तो पार्टीशन को तो P हो जाएगा उसका प्रतीक चिन्ह। ये आपका प्रतीक चिन्ह है, दोनों तरफ जो आप समांतर रेखा के लिए यूज करते हो, ये आपको इस तरीके से लगाना है। इसको क्या बोलोगे, नॉर्म ऑफ P, विभाजन P का मान। इसका मान क्या हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ डेल आर। आर का मान 1 2 3, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डॉट डॉट डॉट, उसके अंदर जितने भी उप अंतराल है, ठीक है, वो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। ठीक है, उप अंतराल लंबाई, और इसमें से जो अधिकतम होगी वो किसका मान हो जाएगा, नॉर्म ऑफ P, विभाजन P का मान। ठीक है, ये परिभाषा है, लिख लीजिए इसको। विभाजन का समूह, इसमें कुछ खास नहीं है, इसके नाम से पता लगेगा समूह है, यानी कोई भी समवर्त अंतराल है उसके आपने बनाए विभाजन, अब वो उसके जितने संभव हो सके उतने विभाजन, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे, मान लो 3 विभाजन हो गई, 4 विभाजन हो गई, तो वो एक समूह हो गया, उसको क्या बोलते हैं, विभाजन का समूह। यानी क्या करना है, समवर्त अंतराल के कोई भी समवर्त अंतराल I इज इक्वल टू A B, उसके अधिकतम संभव जो विभाजन है उनका जो समूह है, उस समूह से उसको क्या बोलेंगे, उस विभाजन का समूह। ठीक है, इसी समवर्त अंतराल के यथासंभव विभाजनों को क्या बोलोगे, विभाजन का समूह है। समवर्त अंतराल को लिख देना यहाँ पे, इसे P A B से व्यक्त करते हैं। यानी जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा वाला लिखा मिले, जो समवर्त अंतराल है उसके पहले P लिखा हुआ मिले, जिसको P A B बोलोगे, तो इसका क्या मतलब है, ये समवर्त अंतराल A B के विभाजनों के समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सिंपल सिंपली भाषा है, कुछ खास नहीं है, बस ये प्रतीक चिन्ह जहाँ पे दिखा आप ये समझ लेना, ये क्या है, समवर्त अंतराल A B के विभाजनों का समूह है। ओके, अगली परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है विभाजन का सूक्ष्मतर या अधिशोधन या शोधन। एक ही बात है, चाहे तो उसको बोल दो सूक्ष्मतर, भाई कोई विभाजन उसका सूक्ष्मतर विभाजन क्या होगा, या कोई विभाजन उसका अधिशोधन विभाजन क्या होगा, या कोई विभाजन उसका शोधन विभाजन क्या होगा। एक ही बात है, ये तीनों नामों का मतलब है वो एक ही। अब होगा क्या वो देखिए,
क्या कंडीशन है इसकी? यदि संवर्त अंतराल एपी के कोई दो विभाजन है, पी और पी डैश, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी संवर्त अंतराल है तो उसके कम से कम कितने विभाजन होने चाहिए? पी और दो विभाजन होने चाहिए, पी और पी डैश। ये कंडीशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा है। तब क्या हो? पी कंटेनिंग पी डैश, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ए कंटेनिंग बी का क्या मतलब है? समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में, ठीक है। समुच्चय ए के सारे अवयव किसमें? समुच्चय बी में है। तो वही मतलब यहाँ पे समुच्चय है नहीं, विभाजन है। तो क्या बोलोगे कि ये जो विभाजन है इसके प्रत्येक बिंदु को आपने जो पी डैश विभाजन है इसको बनाने में काम में लिया है। इसको क्या समझना है? विभाजन पी के प्रत्येक बिंदु को आपने काम में लिया है, आज किसमें? विभाजन पी डैश को बनाना। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, पी कंटेनिंग पी डैश। अर्थात विभाजन P के प्रत्येक बिंदु को विभाजन P डैश को बनाने में काम में लिया जाए। P कंटेनिंग P डैश को, अर्थात विभाजन P के प्रत्येक बिंदु को विभाजन P डैश को बनाने में काम में लिया जाए। यानी जब विभाजन P डैश का आप मान ज्ञात कर रहे हो तो उसमें काम में ले रहे हो क्या? विभाजन P के बिंदु। ओके, तब विभाजन P डैश को विभाजन P का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। तो ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। P कंटेनिंग P डैश, उसका आपको मैंने मतलब तो बता दिया। कि यहाँ से क्या बोलोगे कि जो P डैश है, जो P डैश है उसको क्या बोलोगे? P का सूक्ष्मतर विभाजन। मान लो ऐसा है P1 कंटेनिंग P2, तो इसको क्या बोलोगे? जो P2 है, जो P2 है इसको क्या बोलोगे? विभाजन P1 का सूक्ष्मतर विभाजन। ओके, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे P2 इसको क्या बोलोगे? P1 का सूक्ष्मतर विभाजन। P डैश को क्या बोलोगे? विभाजन P का सूक्ष्मतर विभाजन। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। लिखिए इसको। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके माध्यम से जो आपने अब तक पढ़ा है, यानी कोई समर्थताल उसका विभाजन, विभाजन का मानक, विभाजन का समूह है, और जो उसका विभाजन का सूक्ष्मतर विभाजन, जो ये अब तक पढ़ा है उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए I इज इक्वल टू 0, 1, ये क्या है? कोई समवर्त अंतराल, ठीक है। तो देखिए
इसके विभाजन के बिंदु निम्न प्रकार ले। देखो सबसे पहले ये 0 1 फिर 1/4 ये अपन अपनी इच्छा से ले रहे हैं। ओके, फिर 1/2 फिर 1/4 फिर इस तरीके से आप ये कोई भी विभाजन इसका ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ 0 और 1 के बीच में 1/4 का गैप ले लिया। ठीक है, आप इसमें इस तरीके से विभाजन बिंदु दर्शा सकते हो। तो P है, इसमें कौन कौन से बिंदु जाएंगे? 0 1/4 1/2 3/4 और 1। जो समवर्त अंतराल का विभाजन है P, उसमें कितने मान हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो जो इसके भाग होंगे या उप अंतराल होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। देखिए कौन कौन से। तो पहली बात तो ये समवर्त अंतराल का विभाजन, पहली परिभाषा क्लियर। आप इसको और भी बहुत सारे तरीके से ले सकते हो, जो मान क्या हो? 0 और 1 के बीच में। ठीक है, विभाजन P के उप अंतराल होंगे। जो पहला उसको नाम दे देते हैं I1। पहला क्या हो जाएगा? 0 1/4 बताया हुआ आपको। दूसरे को नाम दे देते हैं I2। दूसरा क्या हो जाएगा? 1/4 1/2। तीसरा I3 क्या हो जाएगा? 1/2 3/4। और I4 क्या हो जाएगा? 3/4। इस तरीके से इसके उप अंतराल लिखे जाएंगे। यदि ये मान उप अंतराल आपको लिखने आने चाहिए। अब ये कितने हैं? 5। तो इससे कम 4 इसके क्या हो जाएंगे? उप अंतराल इसके विभाजन। ठीक है, दूसरी बात हो गई। अब इसके बाद क्या था? उप अंतरालों की लंबाई। ठीक है, तो पहला del1 क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1/4। दूसरा जो उप अंतराल है उसकी लंबाई del2, इसका मान 1/2 माइनस 1/4 कितना रहेगा? 1/4। तो तीसरा उप अंतराल है, इसकी लंबाई 3/4 माइनस 1/2। ये कितना आएगा? 1/4। del4 कितना आएगा? 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रत्येक उप अंतराल की लंबाई याद करना आना चाहिए। ये अब तक हुआ है जो आपको मैंने कल परिभाषा बताई थी। कोई समवर्त अंतराल, ये उसका विभाजन, ये उसकी वही कंडीशन x0 लेस देन x1 x2 ये आपने आप मान ली। ठीक है, ये इसके उप अंतराल, ये उप अंतरालों की लंबाई। अब नॉर्म ऑफ P, विभाजन P का मानक, इसका मान क्या था? मैक्सिमम ऑफ del R। R का मान यहाँ पर 1 2 3 4। यानी del1 del2 del3 del4 उनमें से जो अधिकतम है उसको क्या बोलोगे? विभाजन P का मानक। इनका सबका मान 1/4, तो यही हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो देख लेते अधिकतम कौन सा है, लेकिन चारों का मान क्या है? समान है। तो नॉर्म ऑफ P है, उसका मान 1/4। विभाजन P का मान है 1/4। तो देख लीजिए इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई है ना? जो थ्योरी है वो थोड़ी कम है, तो आपकी अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, लिख लीजिए इसको।
देखिए जो आपको लिखवाया है उसी में ये है कि जो समवर्त अंतराल है इज इक्वल टू 0 1 उसका एक अन्य विभाजन पी डैश इस प्रकार हो। तो आप और भी बहुत सारे विभाजन इसके आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, बशर्ते वो ना 0 से 1 के बीच में मान होने चाहिए। देखिए पहला मान था 0, फिर दिया गया था 4 और फिर था 1/2। तो आप 1/4 और 1/2 के बीच में बहुत सारे मान ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, ठीक है। 1/2 के बाद क्या था 3/4, ठीक है। तो 2/3 ले सकते हैं अपन, ठीक है। इसका मान 0.5, 0.6, 0.7 ये लो, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसका विभाजन आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। इसका जो विभाजन है पीडीएस तो विभाजन पीडीएस है उसमें कौन कौन से 0, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 और 1। कुल कितने अवयव 7 अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके कुल कितने उपअंतराल हो जाएंगे 6 उपअंतराल हो जाएंगे या 6 भाग हो जाएंगे। जो I1 है वो क्या हो जाएगा 0 1/4, I2 1/4, 1/3, I3 क्या हो जाएगा 1/3, 1/2, I4 1/2, 2/3, I5 2/3, 3/4 और I6 3/4, ठीक है। तो ये समझिए कि ये रिपीट हो रहा है। अब आपके ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ओके। ये हो गए इसके 6 उप अंतराल। अब इनकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। पहला del1 का मान 1/4 माइनस 0 1/4। दूसरा del2 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे 4 माइनस 3 1/12, ओके। del 3 तीसरे उपअंतराल की लंबाई 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 माइनस 2 1/6। जो del 4 है उसका मान 2/3 माइनस 1/2। ऐसे फिर वही 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 4 माइनस 3 1/6, ओके। del 5 3/4 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 ये हो जाएगा 9, ठीक है। और ये 4 8 1/12। लास्ट del 6 1 माइनस 3/4 4 माइनस 3 1/6, ठीक है। पहला उपअंतराल जो लास्ट है, ठीक है, छठा उपअंतराल उसकी लंबाई बराबर है, ठीक है। दूसरा उपअंतराल और जो आपका कौन सा पांचवा उपअंतराल इसकी लंबाई बराबर है। तीसरा उपअंतराल और जो आपका चौथा उपअंतराल है इसकी लंबाई बराबर, ओके। और वही नॉर्म ऑफ पी इसका मान नॉर्म ऑफ पी का मान मैक्सिमम ऑफ डेल आर का मान 1 से लेकर 6 तक,
मैक्सिमम ऑफ डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, डेल 5, डेल 6। देखिए 1/4, फिर 1/12, फिर 1/6, फिर 1/6, फिर 1/12 और फिर 1/6। अब देख लीजिए यहाँ पे कुल 3 मान है। कौन कौन से? 1/4, 1/6 है और 1/12 है। ठीक है, तो इनमें से अधिकतम मान कौन सा हो जाएगा? 1/4। इसका मान 0.25। ये तो सिंपल सी चीज आप इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसका मान हो जाएगा 0.1, इसका मान 0.00। ओके, तो कहने का मतलब है 3 मान है तो 1/4, 1/6 और 1/12। उनमें से जो अधिकतम मान है वो कौन सा हो जाएगा? 1/4। नॉर्म ऑफ पी का मान 1/4। तो आप इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। विभाजन का मानक, विभाजन, उसके उपअंतराल, उपअंतरालों की लंबाई। ये समझ में आ गया होगा बस। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये आपने कोई संवाद अंतराल था 0, 1, ये से दो विभाजन अपन ने लिख लिए पी और पी डैश। अब यहाँ से आप इतना देख सकते हो आसानी से पी कंटेनिंग पी डैश। पी के आपके जितने भी बिंदु हैं वो पी डैश में भी विद्यमान। ये आपको मैंने बोला था पी डैश के जितने भी विभाजन बिंदु हैं वो सारे उसमें विद्यमान है। 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ठीक है, तो पी डैश को क्या बोलोगे? पी डैश को क्या बोलोगे? विभाजन पी का सूक्ष्मतर विभाजन। ठीक है, अब देखिए अगली बात, नोट लगा के मैं इसको लिख रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ना। उच्चक और निम्नक से संबंधित है, जो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। देखिए क्या कह रहा है? यदि फलन है तो संवर्त अंतराल लिपि में परिबद्ध है। परिबद्ध कंडीशन आप जानते हो, तो तब क्या होगा? तब फलन एफ तब फलन है अंतराल लिपि के उपअंतरालों में भी परिबद्ध होगा। समझ में आ गई मेरी बात? यानी कोई फलन है वो 0 और 1 में परिबद्ध है तो 0 1/4 में परिबद्ध होगा, 1/4 और 1/2 में परिबद्ध होगा, 1/2 और 3/4 में भी परिबद्ध होगा। इस तरीके से समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। आगे देखो, आप इतना लिखिए एक बार।
यदि एम तथा एम एक ले लिया, कैपिटल एक स्मॉल, फलन एफ के अंतराल में क्या हो, यह बड़ा है तो इसको उच्चक ले लेंगे, ठीक है, और ये स्मॉल है तो इसको क्या ले लेंगे, निम्नक। अंतराल एबी में क्या हो, उच्चक और निम्नक हो। तब देखिए आप इसको किस प्रकार परिभाषित करोगे। ये उच्चक है तो क्या बोल दोगे, सुप्रीमम। ये निम्नक है तो इंफीमम। है किसका, फलन एफ के, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो एफ एक्स, एफ एक्स। अभी परिबद्ध है, ठीक है, और परिबद्ध होगा तो एक उच्चक से हो जाएगा, एक निम्नक से। एक्स का मान ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये परिबद्ध की कंडीशन हो जाएगी। ये एम इसका जो फलन एफ है उसका उच्चक, और ये एम है इसका निम्नक। तो ये हो गया फलन। यदि कोई फलन है वो अंतराल ए में आपको उच्चक और निम्नक लिखना है तो आप उसको इस तरीके से व्यक्त करोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने अंतराल के लिए बोला है तो कोई ना कोई उपअंतराल। तो देखिए यदि आरवी उपअंतराल, आरवा उपअंतराल क्या हो जाएगा, अक्सार -1 अक्स, आप ये आपको बता चुके हैं। इसमें क्या चेंज हो जाएगा, देखो यदि आरवी उपअंतराल सेम वही है, एक ही है, इसका कोई आरवा उपअंतराल है अक्सार -1 अक्स आर में फलन एफ एक्स के उच्चक और निम्नक क्या है। अब आरवा है तो जो उच्चक है उसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा एम आर, और जो निम्नक है उसका एम आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा इसमें, एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये अंतराल है ए बी की, ये किसके अंतराल अक्सार -1 अक्सार की, तो क्या हो जाएगा अक्सार -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू अक्सार। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंफिमम ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे सेम रहेगा अक्सार -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू अक्सार। यानी ये इसको कोई भी अंतराल है या कोई उपअंतराल है उसमें उसके उच्चक और निम्नक हो तो इनके व्यक्त करने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका है, ये इनके उच्चक और निम्नक ए और बी, ठीक है। ये इसके आरवी उपअंतराल है, कोई भी आर की जगह कोई सा मान लिख के देख सकते हो। अब आप यहाँ से आसानी से बोल सकते हो क्या, एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। तो ये आपका निम्नक और ये उच्चक। उच्चक है वो हमेशा रहेगा बड़ा, किससे, निम्नक से। सिंपल सी बात है, ये बराबर तो हो सकता है किसी कंडीशन में, लेकिन इस एम से बड़ा नहीं हो सकता, क्या, स्मॉल एम निम्नक। इसलिए इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो आप, एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये अंतराल ए बी के लिए और ये किसी इसके उपअंतराल आरवे उपअंतराल अक्सार -1 अक्स के लिए, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपके, ओके। तो जो आपको परिभाषाएं लिखवाई उनको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया है, आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसको पढ़ना एक दो बार, ओके। इसके बाद जो इसके आगे का पोर्शन है वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।